दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने ऑपरेशन के बारे में बताया था। हालांकि वो ऑपरेशन मेरा थोड़ा फेलियर हो गया, बिगड़ गया है। उस विषय में इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी तो हम चलते हैं उस एपिसोड में जो पहले से चल रहा है, यानी कि सुल्तान डाकू और जिम कॉर्बेट साहब वाला, जो कंटिन्यूटी में है हमारे। आपको याद होगा, उसमें मैंने बताया था कि जो मार्गदर्शक उनके साथ में थे वो मार्ग से भटक गए थे, और फिर जिम कॉर्बेट साहब ने फोर्स को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी ले ली थी, और सुल्ताना डाकू के ठिकाने की खोज पे ये लोग निकल पड़े थे, चल पड़े थे। और जब ये सही रास्ते में पहुंचे तो जो मार्गदर्शक थे उनको याद आ गया और वो फिर आगे हो गए। जो मार्गदर्शक सबसे आगे चल रहा था, अचानक वो दुबक कर बैठ गया। उसको बैठता देख करके बाकी के तीन भी बैठ गए। उसने इशारे से जिम कॉर्बेट साहब को बुलाया, अरे साहब इधर आओ। और सारे जवान जो एक लाइन बना के चल रहे थे, उन सबको भी जो है फ्रेडी साहब ने इशारे से बैठ जाने का आदेश दे दिया। तो भी जहाँ थे वहीं पे लाइन से बैठ गए। इसके बाद फ्रेडी साहब, एंडरसन साहब और जिम कॉर्बेट साहब खसकते हुए उस मार्गदर्शक के पास तक पहुँचे, और उसके बगल में लेटकर घास के बीच से उस जगह की तरफ देखने लगे जिस तरफ वो इशारा कर रहा था कि साहब देखो इधर, वो देखो। वहाँ पे एक मचान दिखाई पड़ रहा था, जो एक बहुत बड़े पेड़ की शाखाओं पर बनाया गया था, और ज़मीन से करीब 40 फुट की ऊंचाई पर था। मचान पे दो लोग थे, और वो सूरज की रोशनी में वो बिल्कुल साफ साफ विजिबल थे, एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से एक आदमी का दाया कंधा इन लोगों की तरफ था, और वो हुक्का पी रहा था। हुक्का गुड़गुड़ाते ना, तो वो हुक्का पी रहा था। जबकि जो दूसरा आदमी था वो उसके पीछे लेटा था, और जिस पेड़ पे ये मचान बना था वो घास और पेड़ों के जंगलों की सीमा पर था। मचान से ऐसी लोकेशन में बनाया था कि वहाँ से दूर दूर तक नज़र पड़ती थी। तो मार्गदर्शक ने बताया कि सुल्तान डाकू का शिविर जो है इन पेड़ों के जंगल से 300 गज अंदर है। अब ये लोग सुल्तान डाकू के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। घटनाक्रम को आगे बढ़ाने से पहले तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उत्तरांचल डायरीज में। दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस कहानी को सुनने के लिए इंतज़ार किया। अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो आपको इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। खैर, चलते हैं आगे की कहानी में। जो मेन हमारा एपिसोड है उसको पूरा करते हैं। जिस जगह पर कॉर्बेट साहब लोग, ये लोग तीनों लोग लेटे हुए मचान को देख रहे थे, वहीं पर एक छोटी घास की करीब 20 फुट चौड़ी एक पट्टी थी, जो नदी से शुरू होकर खुले मैदान तक फैलती, मतलब उस तरफ वो जा रही थी, खुले मैदान की तरफ जा रही थी। और थोड़ा वापस होने के लिए नदी को पार करना पड़ता, और फिर सुल्तान डाकू के शिविर के सामने एक स्थान से नदी को दोबारा पार करना पड़ता। मतलब ये कि पहले इस जगह से नदी को उस तरफ जाके पार करना है, फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ना, और फिर वहाँ से नदी को इस पार करना है। तो इस तरह से सुल्तान डाकू के नज़दीक आना था। लेकिन मार्गदर्शकों का कहना था कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो नदी इतनी गहरी है कि उसको चल के पार नहीं किया जा सकता, और दूसरा इसलिए कि नदी के जो किनारे हैं वहाँ पे दूर दूर तक जो है बालू का दलदल है, और इस बात की संभावना बहुत कम थी कि सुल्तान डाकू के चौकीदारों को ये लोग दिखाई ना पड़े और छोटी घास की पट्टी को पार कर लें। तो ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन दोनों चौकीदारों में से किसी ना किसी की नज़र तो इन पर पड़ ही सकती थी, और वो तुरंत सुल्तान डाकू को सावधान कर देते कि
कुछ हलचल दिखाई पड़ रही, कुछ गड़बड़ दिख रही है। फ्रेडी साहब के पास तो एक सरकारी रिवॉल्वर था, एंडरसन साहब के पास कोई हथियार नहीं था, और पूरे दल में, इस पूरी फोर्स में सिर्फ जिम कॉर्बेट साहब थे जिनके पास में राइफल थी। बाकी के पुलिस कर्मियों के पास में बंदूकें थी, लेकिन वही वो अपना वो 12 बोर की वो जो छर्रे वाली वो भरुआ बंदूकें होती हैं, और उनकी जो मारक क्षमता है वो 60 से लेके 80 गज के बीच की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए पूरी फोर्स में जिम कॉर्बेट साहब अकेले ही ऐसे थे जो उस जगह से दोनों चौकीदारों से निपट सकते थे, मतलब कि दोनों को एक बार एक साथ ठाए ठाए 2 गोली में ढेर कर सकते थे। लेकिन राइफल की गोली चलने की आवाज़ सुल्ताना डाकू के शिविर तक भी पहुंच जानी थी, इसलिए इनके जो साथ चल रहे मार्गदर्शक थे उनका कहना था कि जब मचान वाले चौकीदार शिविर में नहीं पहुंचेंगे तो सुल्ताना अपने अपने कैंप से, अपने शिविर से और लोगों को भेजेगा इस मचान तक, ये जानने के लिए कि क्या कारण है कि चौकीदार अभी तक लौट कर नहीं आए और गोली चलने की आवाज़ आई, आखिर ये सब हुआ क्या है। ऑब्वियसली एक क्यूरियोसिटी उसके अंदर होगी तो वो भेजेगा अपने आदमियों को। मार्गदर्शकों का मानना था कि जब शिविर के लोग मचान में पड़ताल के लिए आ रहे हों, वो टाइम सबसे सही होगा कि शिविर को घेरा जा सके। एक उन्होंने अपना अपना विचार रखा। मचान पर जो 2 लोग बैठे थे वो दोनों भगोड़े अपराधी थे, और संभव था कि वो लूट के लिए हत्याएं भी कर चुके हों, भाई पॉसिबिलिटी है। जिम कॉर्बेट साहब अपनी राइफल से निशाना साध कर सिगरेट जलाए हुए थे। मतलब इनका निशाना ऐसा था कि ये जो आदमी हुक्का पी रहा था, ये राइफल से उसका हुक्का गिरा सकते थे और दूसरे आदमी को घायल किए बिना उसके पाँव का जूता अलग कर सकते थे। कहने का मतलब यह है कि जिम कॉर्बेट साहब इतने मजबूत निशानेबाज थे कि वो जिस चीज़ में चाहते उस चीज़ को निशाने पे ले लेते। लेकिन एक आराम कर रहे व्यक्ति को धोखे से मारना जिम कॉर्बेट साहब की आत्मा को ये गवारा नहीं था, वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो है अपना फ्रेडी साहब से कहा क्या एक सुझाव दिया कि फ्रेडी साहब मुझे अनुमति दें और मैं उन लोगों तक पहुंचूं, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब को अनुमति मिले और ये उन लोगों के पास तक पहुंचे। और ये काम थोड़ा आसान था क्योंकि लंबी घास का जो झुरमुट उस पेड़ तक जा रहा था जिसमें मचान बना हुआ था, और रात के बारिश के बाद घास भी गीली थी जिसमें चलने से आवाज़ नहीं होनी थी। तो जिम कॉर्बेट साहब का सोचना था कि वो मचान तक जाकर उस पर कब्जा कर सकते हैं, उनको अपने गन पॉइंट पे ले सकते हैं। और उसी समय फ्रेडी साहब और उसके आदमी सुल्ताना डाकू के शिविर पे धावा बोल दें, तो जिस काम के लिए आए हैं। फ्रेडी साहब ने पहले तो थोड़ा ऑब्जेक्शन किया क्योंकि मचान पर 2 बंदूकें थी जिन्हें चौकीदार आसानी से उठाकर पलटवार कर सकते थे। लेकिन फाइनली फ्रेडी साहब ने कुछ सोचा और परमिशन दे दी, बोले ठीक है। और जिम कॉर्बेट साहब बिना एक क्षण गवाए खुले मैदान के पार पहुंच गए, क्योंकि मार्गदर्शक ने बताया था कि कुछ ही देर में मचान में बैठे 2 लोगों को रिलीफ करने के लिए दूसरे चौकीदार आ जाएंगे। इसलिए जिम कॉर्बेट साहब तेजी से मचान की तरफ बढ़ रहे थे कि उनके आने से पहले ये पहुंच जाएं। जिम कॉर्बेट साहब करीब 1/3 रास्ता पार कर चुके थे, तभी इन्होंने अपने पीछे कुछ शोर सुना और ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो एंडरसन साहब जो है वो भागते हुए इनके पीछे आ रहे थे। एंडरसन साहब ने फ्रेडी साहब से, या फ्रेडी साहब ने एंडरसन साहब से क्या कहा ये तो जिम कॉर्बेट साहब को नहीं पता था। बहरहाल वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। जो भी हो, एंडरसन साहब जिम कॉर्बेट साहब के साथ जाने के लिए अड़ गए थे, बोल रहे थे नहीं मैं भी जाऊंगा जिम कॉर्बेट के साथ। अब बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी
क्योंकि एंडरसन साहब के पास कोई हथियार नहीं था, यानी कि कोई बंदूक रिवॉल्वर वगैरह नहीं थी, और किसी भी क्षण चौकीदारों को रिलीव करने के लिए दूसरे आदमी आ सकते थे। ऐसे में वो लोग ज़्यादा हो जाते, 2 से 4, 4 से 6 भी हो सकते थे, और ये 2 लोग रहते, और 2 में भी जिसमें जिम कॉर्बेट साहब के पास राइफल होती और डाकुओं के पास हथियार होना स्वाभाविक सी बात है। अगर पहरेदारी के लिए आ रहे हैं तो उनके पास तो बंदूकें होंगी, लेकिन एंडरसन साहब तो खाली हाथ थे, यानी कि बिना हथियार के थे, और ऐसी हालत में अगर मुठभेड़ हो जाती तो ये बहुत खतरनाक साबित होती। एंडरसन साहब के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, और जिम कॉर्बेट साहब के लिए भी मुश्किल होती कि क्या करें, एंडरसन को बचाएं, खुद को बचाएं कि डाकुओं को मारें। लेकिन एंडरसन साहब जिम कॉर्बेट साहब को अकेले आगे बिल्कुल नहीं जाने दे रहे थे, वो जिद में अड़ गए थे। जिम कॉर्बेट साहब यहाँ पे एक कहावत लिखते हैं कि क्लाइड नदी को पार करना, क्लाइड नदी के पार का कोई व्यक्ति अगर गहरे पानी में अपना पाँव जमा दे तो वो खच्चर से भी ज़्यादा अड़ियल हो जाता है, और यही पोजीशन उस टाइम एंडरसन की हो रही थी। तो जिम कॉर्बेट साहब को वापस लौटना पड़ा ताकि इस मामले में फ्रेडी साहब से कुछ हेल्प ली जा सके, उनसे बात करी जा सके कि क्या करें भाई अब। लेकिन इधर फ्रेडी साहब को भी कुछ पछतावा हो रहा था कि उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को जाने की अनुमति क्यों दे दी, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब के जाने के बाद मार्गदर्शक ने, जो वो गाइड था, उसने फ्रेडी साहब को बताया कि मचान में जो चौकीदार जो बैठे हुए हैं ये बहुत कमाल के निशानेबाज हैं, बहुत बढ़िया निशानेबाज हैं। और जब फ्रेडी साहब ने देखा कि जिम कॉर्बेट साहब और एंडरसन साहब वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरी जो पंक्ति थी, जो पूरी फोर्स एक लाइन से थी, उसको आगे बढ़ने का इशारा किया। 50 या उससे ज़्यादा लोगों ने ज़मीन की खुली पट्टी जो थी उसको पार कर ली थी, जिसमें घास उगी हुई थी, और ये लोग शिविर से मात्र 200 गज की दूरी पे थे। लेकिन तभी एक असंभावित घटना घट गई। हुआ ये कि मचान पर नज़र पड़ते ही एक कांस्टेबल ने अपनी भरवा बंदूक से एक फायर दाग दिया, जिससे हुआ ये कि मचान में बैठे दोनों लोग एक झटके से मचान से नीचे उतर आए और अपने घोड़ों पर चढ़कर शिविर की तरफ दौड़ पड़े। अब शांत रहने की कोई वजह नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, और फ्रेडी साहब ने एक जोर की आवाज़ से चिल्ला के बोला, हमला करो। मतलब अब ऑर्डर पास हो गया कि आप हमला करो। एक मजबूत पंक्ति की तरह सब लोग शिविर की तरफ बढ़ गए, लाइन से थे तो सब शिविर की तरफ बढ़ गए। अब ये शिविर में जब पहुंचे तो वहां पहुंच के इन्होंने देखा कि डाकू जो है शिविर छोड़ के भाग चुके हैं। ये जो शिविर था एक छोटे से टीले पर बना हुआ था, इसमें 3 टेंट और एक घास की झोपड़ी थी। ये जो घास की झोपड़ी थी इसका इस्तेमाल एक रसोई घर के तौर पे हो रहा था। एक टेंट में भंडार था, जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी की बोरियां, मसाले, घी के टिन और एक बक्सों का पिरामिड नुमा एक घेरा सा था, जिसमें 12 बोर की बंदूकें और कुछ 1000 गोलियां रखी हुई थी। जो अन्य 2 टेंट थे वो सोने के काम आते थे। इन टेंटों में कंबल, गद्दे और कुछ अन्य कपड़े लगते थे। रसोई के पास एक पेड़ था, उसकी शाखों पर 3 बकरे लटक रहे थे, जिनकी खाल उतार दी गई थी, यानी कि उनके भोजन का इंतजाम था। संभावना ये थी कि मचान से आकर चौकीदारों ने ये खबर दी होगी कि पुलिस आ चुकी है, और ये सुन के सभी डाकू जो जैसी हालत में था तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ होगा, और आसपास की जो गहरी घनी और जो ये ऊंची ऊंची घास थी उनमें कहीं छुप गया होगा। सभी मतलब डाकू छुप गए होंगे। इसलिए फोर्स के लोगों को आदेश दिया गया कि वो लोग एक लंबी लाइन बनाएं और चलना शुरू करें। मकसद ये था कि जंगल की चौड़ी पट्टी में खड़े होकर डाकुओं को उस तरफ भगाया जाए जहाँ हर्बर्ट साहब अपने घुड़सवारों के साथ तैयार खड़े थे कि ये डाकू आए तो ये लोग उनका रास्ता रोक सकें।
जब ये पंक्ति बनाई जा रही थी, ये क्यू बनाई जा रही थी, उसी समय जिम कॉर्बेट साहब टीले के चारों ओर अपना एक नज़र मार के आ गए थे और पाँव के निशानों से इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि 10-12 लोग जो है नंगे पाँव शिविर के नज़दीक में एक नाला था उसकी तरफ गए हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने इधर फ्रेडी साहब को सुझाव दिया कि क्यों ना उन डाकुओं का पीछा किया जाए और देखा जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये जो नाला था ये करीब 15 फुट चौड़ा और 5 फुट गहरा था। फ्रेडी साहब, एंडरसन साहब और अपना जिम कॉर्बेट साहब इस नाले के किनारे किनारे करीब 200 गज आगे चले गए थे और एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर रेत और बजरी का एक बड़ा सा ढेर था। उस जगह से पाँव के निशान मिलने बंद हो गए। इस रेत और ये बजरी का जो ढेर था, इसके बाद नाला था जो खुला हुआ था और उसके बाएं किनारे से जहाँ पे ये लोग खड़े थे उसी के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके कई तने थे। इन तनों से बरगद की जटाएं जो हैं जमीन तक आई हुई थी, जैसे बरगद के पेड़ों में होती है। अमून तो आपने देखा ही होगा। जिम कॉर्बेट साहब को लगा कि ये पेड़ किसी के छिपने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इन्होंने क्या किया, ये नाले के किनारे किनारे चलते हुए आगे बढ़े और चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ पे किनारा इनकी ठुड्डी के बराबर ऊंचा हो गया था। यानी कि चलते चलते किनारा जो है ऊंचा हो गया था। इन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी उस पर, लेकिन ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, फिसल के नीचे आ जा रहे थे। इतने में शिविर की तरफ से गोलीबारी की आवाज़ आने लगी और उसके बाद बड़े ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। अब ये लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से तुरंत वापस मुड़े और शिविर की तरफ चले गए। शिविर में पहुंच के इन्होंने देखा कि एक हवलदार की छाती में गोली लगी है और उसी के पास एक डाकू भी था जिसके दोनों पांव में गोली लगी हुई थी। हवलदार एक पेड़ से पीठ लगाकर जमीन में बैठा हुआ था, उसकी कमीज खुली हुई थी, उसके सीने में बाईं तरफ से ब्लड आ रहा था, खून निकल रहा था। फ्रेडी साहब तुरंत एक बोतल लेकर के आए और उन्होंने उस हवलदार के होंठों पे बोतल को लगा दिया, लेकिन हवलदार ने ना करते हुए उस बोतल को अलग रख दिया। दारू की बोतल थी, उससे अलग रख दी और बोला कि साहब ये शराब है और वो शराब नहीं पी सकता। उससे थोड़ा और जोर दिया, भाई पी ले, तेरे बच जाएगा, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है पीना। तो बोला कि साहब उसने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी है और अब मौत के ऐसे खड़े होकर के मौत जब सामने खड़ी है, ऐसे में शराब को होंठों पे अपने लगाकर वो अपने पूर्वजों के पास नहीं जा सकता है, अपने धर्म के प्रति वो गद्दारी नहीं कर सकता है। साहब मुझे प्यास लगी है, हो सके तो थोड़ा पानी पिला दो, ये उसने बोला। उसका भाई उसके पास ही खड़ा था, वो तुरंत ही उस नाले की तरफ भागा और कुछ ही मिनटों में थोड़ा गंदला सा पानी लेकर वापस आ गया। उस घायल हवलदार ने घटा वो पानी पिया। उसका जो घाव था वो छर्रे से बना हुआ था और जिम कॉर्बेट साहब उस छर्रे को उसकी त्वचा के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि हवलदार साहब दिल मजबूत रखो, नजीबाबाद में डॉक्टर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। ये सुनकर जो हवलदार था वो मुस्कुरा गया और मुस्कुरा करके उससे जिम कॉर्बेट साहब की तरफ देखा, बोला साहब दिल तो मैं मजबूत रखूँगा, लेकिन अब मुझे कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता है। उधर डाकू को शराब से कोई एतराज़ नहीं था और कुछ ही घूंट में उसने जो है वो पूरी बोतल खाली कर डाली, क्योंकि उसे शराब की सख्त ज़रूरत थी। उसे 12 बोर की जो भरवा बंदूक थी उससे नज़दीक से गोली लगी थी। सुल्ताना डाकू के शिविर में जो सामान पड़ा हुआ था उसी से आनंद फानन में तुरंत 2 स्ट्रेचर बनाए गए और बिना इस बात की परवाह किए कि पुलिसकर्मी ऊंची जाति का है और डाकू नीची जाति का है, दोनों को स्ट्रेचर पे लाद कर लोग कंधे पे उठाकर
चल दिए और कुछ और लोग भी उनके साथ साथ चलते रहे ताकि ज़रूरत पड़ने पे चेंज कर सके, एक्सचेंज कर सके, कंधा बदला जा सके। इन घायलों को 12 मील दूर नजीमाबाद अस्पताल में ले जाया जाना था। बहुत ज़्यादा खून बह जाने और सदमे के कारण डाकू तो रास्ते में ही मर गया था और हवलदार साहब की भी मृत्यु जो है अस्पताल में भर्ती होने के कुछ मिनटों के बाद ऑपरेशन टेबल पर हो गई थी। अब हमले का जो कार्यक्रम था, छापेमारी का जो कार्यक्रम था, ये छोड़ दिया गया। उधर हरवट साहब को भी हाथ दिखाने का मौका नहीं मिला क्योंकि सुल्ताना डाकू को खबर लग गई थी कि आगे घुड़सवारों का एक जमावाड़ा है और सुल्ताना का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए सुल्ताना ने अपने गिरोह के साथ उस तरफ जाने का कोई कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया, दूसरी तरफ निकल गया। कुल मिला के निचोड़ ये निकला कि पूरी तैयारी के साथ किया गया ये धावा, या ये कहिए कि ये तैयारी के साथ मारा गया ये छापा, अब बिना किसी की गलती के असफल हो गया। इस छापे में इतना ही हुआ कि सुल्ताना के शिविर में कुछ बंदूकें कम हो गई और 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से एक गरीब आदमी था जिसके पास किले में बंद रहकर मजाक बन के जीवन यापन करना था और अब उसकी मृत्यु के बाद उसके पीछे रोने वाली केवल एक विधवा थी जो अभी भी नजीमाबाद किले में रह रही थी, क्योंकि इन लोगों की तो पूरी जाति को जो है नजीमाबाद किले में बंद किया गया था ना। और दूसरा आदमी वो था जिसके वरिष्ठ अधिकारी उसका आदर कर रहे थे, वो अपने लोगों में प्रिय था और उसकी विडो को, उसकी विधवा को देख रेख करने के लिए बहुत सारे लोग थे और जो अपने सिद्धांतों के लिए बहादुरी से मरा। उसने शराब पीने से इसलिए मना कर दिया था कि उसके होंठ अपवित्र हो जाएंगे। हालांकि अगर वो शराब पी लेता तो शायद ऑपरेशन हो जाने के बाद वो जिंदा रहता। खैर, इस छापेमारी के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद फ्रेडी साहब को डाकू सरदार से एक पत्र मिला, मतलब सुल्ताना डाकू का एक पत्र मिला। सुल्ताना डाकू ने फ्रेडी साहब को एक लेटर लिखा जिसमें उसने इनकी मजाक उड़ाते हुए लिखा था, उससे खेद प्रकट किया था कि पुलिस के पास हथियारों की और गोला बारूद की इतनी कमी हो गई है कि उसकी पूर्ति के लिए पुलिस दल को सुल्ताना डाकू के शिविर तक आना पड़ रहा है। और उसने लिखा था कि अगर पुलिस को हथियारों की ज़रूरत है तो वो सुल्ताना को बता दे, सुल्ताना डाकू उसकी पूर्ति कर देगा। और ये सब करके सुल्ताना डाकू को बहुत खुशी मिलेगी कि वो पुलिस को हथियार सप्लाई कर रहा है। फ्रेडी साहब ये सोचकर उनको बहुत गुस्सा आता था कि सुल्ताना डाकू को गोली और बारूद की कभी भी कमी नहीं होती है। और फ्रेडी साहब ने इस बारे में कड़े आदेश जारी किए थे कि सुल्ताना डाकू को कोई भी बंदूकें, राइफल या गोलियां नहीं बेचेगा। लेकिन कोई भी लाइसेंस शुदा दुकानदार या लाइसेंसी बंदूकधारी सुल्ताना की नाराज़गी का नहीं झेल सकता था। सरकार की नाराज़गी का जोखिम उठा सकता था, लेकिन सुल्ताना डाकू की नाराज़गी का जोखिम नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर सुल्ताना नाराज़ हो जाता तो ये पक्का था कि दुकानदार या बंदूक स्वामी जो भी है उसके घर में धावा बोला जाएगा और 100% संभावना है कि सुल्ताना गर्दन काटने में परिवार वालों की देर नहीं लगाएगा। खौफ इतना था सुल्ताना डाकू का। सुल्ताना डाकू चाहता तो बंदूक और गोली बारूद बेचने वाले सभी दुकानदारों से वो हथियार वैसे ही उठवा लेता, साथ ही जो जितने ये बंदूक वाले थे उनकी बंदूकें भी ले लेता, तब भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती पुलिस। उसका यार आलम, उसका एक और ही ऐसा था। और अगर वो ऐसा करता
तो ये एक डाकू द्वारा पुलिस दल के मुंह पे एक तमाचे की तरह होता। अगर वो सारी राइफल उठवा लेता, बंदूक वालों की बंदूकें उठा लेता से, लेकिन सुल्ताना डाकू दुकानदारों से अपने मतलब भर के ही हथियार लेता था, जितनी उसको ज़रूरत है उतना ही लेता था। और कई बार तो हथियारों का, गोलियों का, बारूद का जो भी वो लेता था उसकी कीमत भी अदा करता था, और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा कीमत देता था। उधर जंगल में क्या हुआ कि सुल्ताना डाकू के छिपने के जितने स्थान थे लगभग समाप्त हो चुके थे, और पूरा गिरोह तराई भाबर में एक जगह से दूसरी जगह अपना छूटता हुआ, भागता हुआ फिर रहा था। और गिरोह में सदस्यों की संख्या भी अब गिर के कम हो गई थी, 40 सदस्य रह गए थे। हालांकि ये सभी 40 लोग हथियारबंद थे। हथियारों को, ये डाकुओं को जो हथियारों का नुकसान हुआ था उसकी जगह उन्होंने नए हथियार प्राप्त कर लिए थे, और अच्छे हथियार प्राप्त कर लिए थे। फ्रेडी साहब ने सोचा कि अब ये समय सही आ गया है कि सुल्ताना डाकू ने अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि उसका गिरोह कम हो गया है, जगह उसके पास है नहीं छिपने की। इसलिए सरकार की मंजूरी लेने के बाद वो सुल्ताना डाकू तक एक संदेश पहुंचाना चाहते थे, और ये मंजूरी इस शर्त में मिली थी कि पूरी जिम्मेदारी निजी तौर पर फ्रेडी साहब की होगी। फ्रेडी साहब ने सुल्ताना डाकू को एक आमंत्रण दिया और कहा कि सुल्ताना डाकू जब ठीक समझे और जहाँ ठीक समझे चुन ले, सेलेक्ट कर ले जगह को, और वहाँ मुझे बुला ले, मैं आ जाऊँगा, मुलाकात कर ले। सुल्ताना डाकू ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और समय, तारीख और स्थान बता दिया कि कहाँ पे फ्रेडी साहब और सुल्ताना दोनों अकेले में बिना हथियार के बातें कर सकते हैं। मुलाकात के लिए जो दिन निर्धारित हुआ था उस दिन फ्रेडी साहब एक खुले तप्पड़ की तरफ पहुंचे, जिसके बीच में एक अकेला पेड़ उगा हुआ था। दूसरी तरफ से सुल्ताना डाकू आया। अब दोनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। अब ये दोनों की जो मुलाकात थी एक बड़ी दोस्ताना मुलाकात रही। दोनों पेड़ की छाया में बैठ गए। एक ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जा और हंसी मजाक का भरपूर खजाना था और जिसके पास सरकार की पूरी ताकत थी, और दूसरा वो जो अप टू डेट बना ठना और छोटी हाइट का व्यक्ति था जिसके सर पर इनाम था और जिसने सरकार की नाक पे दम कर रखा था। तो विरोधाभास, दोनों लोग आमने सामने जमीन में बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, बात चल रही है। सुल्ताना डाकू ने फ्रेडी साहब को एक तरबूज भेंट किया और मुस्कुराते हुए कहा कि आप इसे बिना शक के खा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई गलत वो नहीं है। पहला मुलाकात रही, लेकिन इस मुलाकात का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि सुल्ताना डाकू ने बिना शर्त समर्पण का जो प्रस्ताव था वो स्वीकार नहीं किया। बातों बातों में सुल्ताना डाकू ने फ्रेडी साहब से ये भी अनुरोध किया कि वो बिना वजह का जोखिम ना उठाएं, क्योंकि जिस दिन सुल्ताना डाकू के शिविर में छापेमारी, जिस दिन मतलब इन लोगों ने छापा मारा था, उस दिन सुल्ताना डाकू और उसके भरोसे के कुछ आदमी बरगद के पेड़ के पास छिपे हुए थे, वही बरगद के पेड़ के पास जो पहले बताया था। और फ्रेडी साहब और उसके साथ आए अन्य 2 अंग्रेज अफसर इनकी बंदूक के निशाने पर थे और इन लोगों को नाले के नीचे पेड़ की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। सुल्ताना डाकू ने कहा कि यदि आप लोग नाले के तट पे चढ़ने पे सफल हो जाते, जो जिम कॉर्बेट साहब कोशिश कर रहे थे, ठुड्डी तक किनारा आ गया था, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नीचे गिर जा रहे थे, तो सुल्ताना डाकू ने कहा कि अगर आप चढ़ने पे सफल हो जाते तो हम लोग आप तीनों को गोली मार देते। तो 2 अन्य अफसर, मतलब तीनों, मतलब फ्रेडी साहब, एंडरसन साहब और कॉर्बेट साहब, अगर ये तीनों नदी के तट पर चढ़ जाते और बरगद के पेड़ की तरफ आते तो सुल्ताना डाकू की गोली का 100% शिकार हो जाते। बहरहाल कुल मिलाकर ये मुलाकात विफल हो गई। जो सुल्ताना डाकू के आत्मसमर्पण की एक उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई। अब कोई नई रणनीति या नई योजना बनाने का समय था। अब जो योजना बनी
वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। इस घटनाक्रम को मैं यहीं पर रोकना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें मुझे अपने बारे में भी तो आपको बतानी है यार। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ बेडसोर का, तो अब बताना है कि वो बिगड़ गया है, ख़राब हो गया है यार। क्योंकि उसके टाँके जो है ना अगले दिन खुद ही खुल गए, पता नहीं कैसे खुल गए, और जो वो घाव था वो फैल गया, चौड़ा हो गया, और उस पर इन्फेक्शन हो गया है। तो अब आगे क्या होना है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा। और पोजीशन ये है कि उस पर टाँके अब दोबारा नहीं लग सकते। अब क्या कर रहे हैं, घाव के ऊपर पट्टी रख कर एक मोटे गौच बना करके उससे उसे अच्छी तरह से पैक करके रख रहे हैं, लेकिन उससे खून काफ़ी निकल जा रहा है। उसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ, दबाव पड़ रहा है तो अभी भी खून आ रहा होगा, क्योंकि बैठने में दबाव बनता है ना। और यही वजह है कि मेरा वीडियो आने में समय लग गया। और इसका जो अगला भाग है वो कितने दिनों में आएगा मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये ज़रूर करूँगा कि अगला भाग, मतलब अगले एपिसोड में इस कहानी को मैं पूरा ही कर दूँ। और क्योंकि इस घाव की वजह से बड़ी परेशानी मुझे हो रही है। दर्द नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, कमर से नीचे सेंसेशन ही नहीं है। मुझे तो सब सुनने पड़ा हुआ है, बॉडी एकदम सुनने पड़ी है कमर से नीचे। कमर से ऊपर तो मैं जीता जागता हंसता खेलता जिंदा इंसान हूँ, लेकिन कमर के नीचे तो मेरी बॉडी डेड है ना, मैं तो मरा हुआ हूँ कमर के नीचे से। खैर, ये मेरा जो भी प्रॉब्लम है ये तो लगी रहेगी। अब कब तक ठीक होगी क्या होगी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो दोस्त पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं उन सबको मेरा हाय, हेलो, मेरा अभिनंदन, नमस्कार, आभार। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी क्या पसंद आएगी, आप तो खाली ये एपिसोड देख रहे हैं, आप पूरा उत्तरांचल डायरीज़ की कहानियों को सुनना शुरू करें, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर मैं बहुत कुछ बताते आ रहा हूँ, उनके मैन ईटर्स को जो उन्होंने मारा है। तो आप जब उत्तरांचल डायरीज़ को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, ये कहानी भी मिलेगी जो एपिसोड में चल रही है। तो जो लोग जिम कॉर्बेट साहब के फैंस हैं और इस चैनल से जुड़े हैं, वो बहुत कुछ जान चुके हैं जिम कॉर्बेट साहब के बारे में, और काफ़ी कुछ जानना भी चाहते हैं, और ये बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ। तो बहरहाल हाल फिलहाल तो आप सबसे मैं परमिशन लेता हूँ, आप लोगों को गुड बाय बोलता हूँ, बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।